पहले आप ये देखेंगे क्या सिर्फ हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जाके ये बात की है? क्या इससे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नवाज शरीफ, क्या उन्होंने ये बात नहीं की थी कि मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व थी? तो ये देखें, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर में सिर्फ उठे उन्होंने जाके ये बात करी, ऐसे नहीं है। ये पहले भी ये सारा कुछ कर चुके हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये सारा कुछ अपना ओपनली कह चुके हैं कि जी पाकिस्तानी कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आज से पहले जितने भी गए हैं और आज तक कभी कोई पॉजिटिव जो इससे रिज़ल्ट अभी आज तक नहीं आया, क्योंकि इंडिया ये चाहता ही नहीं है कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान के साथ ऑन टेबल बैठे और हमारी कोई ट्रेड या किसी दूसरे मामले में बात हो। और ये इस दौर में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि इसमें कोई हल निकलेगा। तो लिहाजा जो वक्त की डिमांड थी वो यही थी कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारी बहैसियत कौम और बहैसियत हमारी जो फ़ौज है वो हर टाइम तैयार है इस मामले में कि वो हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दें। जिसकी इज्जत होती है ना अपने घर में, वो जाकर बाहर जाकर बात करता है, उसकी बात को माना जाता है। उनको पता है ये भगारी आए हैं, जो जितना मर्जी बोल लें, लेकिन जवाब दिया अच्छी बात है, जवाब देना चाहिए, लेकिन हर जगह पे देना चाहिए। सिर्फ बयान की हद तक नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं, उनका साथ मईशत का मुकाबला करें, ये जवाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चूड़ियाँ तो पहनी नहीं हुई कि हम चूड़ियाँ पहन के बैठे होंगे कि हमें जो है आप डराओ भी धमकाओ भी, कश्मीर भी हमसे ले जाओ और हम यहाँ पे जो है चूड़ियाँ पहन के बैठे रहें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह चूड़ियाँ नहीं पहनी। हम लोग माओ के सबूत हैं, उन माओ के सबूत हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान को छीन लिया था। ठीक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम इस पोजीशन में आएंगे, इंशाल्लाह जल्द आएंगे। हम कश्मीर को भी इनके मुंह से निकाल के बाहर लेकर आएंगे और कश्मीर को भी पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, तब जाके समझ में आएगा क्या कहा है वीडियो में। चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? आसिम हफीज़। आसिम क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंडिया विजिट पर गए हुए थे। वहाँ जाकर वो G20 इजलास पर जो कि कश्मीर में होने जा रहा है, इंडिया में धमका कर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम भारत को एक ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। क्या कहेंगे, क्या उनका इंडिया में जाकर इंडिया को इस तरह से धमका कर आना ठीक है? देखें, इसके बेसिकल तो 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। पहला तो ये है कि क्या इंडिया के अंदर जाके ये बात करना ठीक था या नहीं था। तो इसके ऊपर तो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसमें कोई मसला नहीं है कि अगर हम इंडिया में जाके भी अगर उसको कोई बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, वो था G20 का। तो शायद मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, तो और इस तरह के जहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज़ चल रहे हो तो वहाँ पे इस तरह की बात करना इस मौके के ऊपर शायद ये सही नहीं था उनके लिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर हम बात कर सकते थे। जैसे हम पाकिस्तान के करंट क्राइसिस पर बात कर सकते थे, हमने वो बात नहीं की। हम हमेशा भी जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं हम एक ही मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर। और अभी यहाँ पर भी यही मुद्दा उठाया और क्या हुआ, हम जलील होकर वापस आ गए। देखिए, ये तो हमारी सबकी अपनी है कि हम जलील होकर आए हैं या नहीं है। पहली बात तो ये है कि कश्मीर नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान अपनी ज़ाती उसके ऊपर चल रहा है कि क्या पाकिस्तान खुद भी सर्वाइव कर पाएगा या नहीं पाएगा। इस टाइम के ऊपर तो हालात ये चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस टाइम के ऊपर मैं कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कंसिडर करना चाहिए कि पाकिस्तान के हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे जो प्राइसेस हैं, जो महंगाई की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं? क्या हमारे जो रशिया के साथ इस टाइम के ऊपर तल्लुकात चल रहे थे, क्या हमने वो सारा कुछ अपना क्लियर कर लिया है? अगर नहीं तो पहले मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ऑब्वियसली हमें कश्मीर से भी ज़्यादा अजीज़ है पाकिस्तान, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान है। उसके बाद जब हम खुद स्टेबल हो जाएंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे हम इंडिया को आंखें दिखा सकें। फ़िलहाल हम सिर्फ बातें आंखें दिखा सकते हैं, फिज़िकली या उनके क्या कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर इंडिया के सामने हम कुछ नहीं है इस टाइम के ऊपर। आपको पता है कि इंडिया में जब भी कुछ होता है उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला जाता है। अभी रिसेंटली इंडिया का पुंछ के मकाम पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, उसमें भी ये कहा गया, ये साबित करने की कोशिश की गई कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। अब अगर अल्लाह ना करे G20 इजलास के दौरान इंडिया में कुछ हादसा पेश आ जाता है या आने वाले वक्त में कुछ हो जाता है, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो वहाँ जाकर उन्हें धमकी देकर आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाएगा? तो पहले आप ये देखेंगे क्या सिर्फ हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जाके ये बात की है? क्या इससे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नवाज शरीफ, क्या उन्होंने ये बात नहीं की थी कि मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व थी? तो ये देखें, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर में सिर्फ उठे उन्होंने जाके ये बात करी, ऐसे नहीं है। ये पहले भी ये सारा कुछ कर चुके हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये सारा कुछ अपना ओपनली कह चुके हैं कि जी पाकिस्तानी कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और करते हैं हम लोग ये काम। तो सबसे पहले तो पहली बात ये है कि जिसने ये बात स्टार्ट की थी मिस्टर नवाज शरीफ, उसके खिलाफ क्यों नहीं बात की जाती? प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, नो डाउट बहुत गलत बात की है। इसके ऊपर मैंने इसको वो नहीं कह रहा कि उसने कोई सही बात की है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान
इंडिया के अंदर कुछ भी होता है उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर आता है, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ आता है तो हमारे मलबा इंडिया के ऊपर हम इंडिया पे देते हैं। डालते हैं। तो ये दोनों तरफ से एक पॉलिटिकल जो वो है कि अपना ओपिनियन वो करते हैं, बाकी इसके अलावा इसमें मेरा नहीं ख्याल कुछ अच्छा, हमने सोचा था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एससीओ इजलास में जाएंगे तो शायद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आएगी, ट्रेड पर बात होगी, करंट इश्यूज़ पर बात होगी, लेकिन वहाँ जाकर तो हालात मुझे लगता है मज़ीद ख़राब हो गए हैं। अब आप देखें कि 2-3 दिन से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं। हालात इंडिया के साथ तो हमारे बेहतर हो सकते हैं, वो इन सेंस हो सकते हैं। अब जिस तरह देखेंगे लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी तो हमने इंडिया के साथ सीज़ फायर कर लिया था उस टाइम के ऊपर जब कश्मीर ने इंडिया के साथ महाज खोला हुआ था, और कश्मीर हमारा स्ट्रेटजिकल पार्टनर भी है और उसके अलावा भी वो हर जगह के ऊपर हमारे साथ थ्रू आउट हमारे सपोर्ट के अंदर खड़ा होते हैं। तो क्या चाइना को ये चीज़ वो कर रही थी कि क्या हमें उस टाइम के ऊपर सीज़ फायर करना चाहिए था? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए था। चाइना इस चीज़ के ऊपर हमारे से बहुत नाराज़ हुआ था और उसके बाद से हमारे चाइना के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना, ऑब्वियसली इंडिया हमारा नेबरहुड है, हमें उसके साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर चलने के चाहिए, हमें उसके साथ अपनी ट्रेड स्टार्ट कर लेनी चाहिए। आईटी के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहा है और हमारे बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है अगर हमारा इंडिया के साथ एक बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। लेकिन स्टिल बात वही है कि इंडिया हमारा थ्रू आउट सपोर्टर नहीं है, हमारे थ्रू आउट जो सपोर्टर है वो चाइना है। तो हमें चाइना, रशिया, उस सारे ब्लॉक के अंदर रहते हुए इंडिया के साथ हमें डील करनी चाहिए, ना कि हम इंडिविजुअली उठ के चले जाएं और इंडिया के साथ जाके डील कर लें किसी भी बात पे। अभी बात हो रही है G20 इजलास की। आपको लगता है कि G20 इजलास पर पाकिस्तान का एतराज़ करना बनता है? क्योंकि एस जयशंकर ने भी यही बात की, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के इस मुद्दे पर बात करना बनता ही नहीं है, पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो शायद ओवर हो रहे थे वहाँ पे, एक स्टेप फॉरवर्ड लेके उन्होंने बात की है। क्योंकि अब जब एक चीज़ के अंदर आप हैं ही नहीं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं है, आपको किसी ने रखा ही नहीं है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर कि आप बैठ के बयानबाजी करें, आप इस चीज़ के ऊपर अपने आप को देखें कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया वहाँ पे। चाइना इन्वॉल्व है, रशिया इन्वॉल्व है, अब चाइना के होते हुए आप बाहर खड़े हुए क्यों? आप अमेरिका ब्लॉक से ऑलरेडी तकरीबन बाहर हैं, सिर्फ आपके मतलब जो है इंटरनली वो आपके चल रहे हैं, लेकिन थ्रू ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप उससे भी बाहर हैं, आप चाइना वाले ब्लॉक से भी बाहर हैं, तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बेसिकली हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम बिलाल सईद। सर, क्या करते हैं? मैं एडवोकेसी करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर गए हुए थे और वहाँ जाकर वो G20 इजलास पर जो कि कश्मीर में होने जा रहा है, इंडिया में धमका कर आ गए हैं कि हम वक्त आने पर इंडिया को ऐसा जवाब देंगे कि इंडिया याद रखेगा। क्या ठीक किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने? देखिए जी, जहाँ तक बात है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, सबसे पहले तो आपको पता है इलेक्शंस आ रहे हैं और उन्होंने अपने इलेक्शंस जो हैं उनको भी जो दीगर पार्टीज़ के मुकाबले में उन्होंने विन करना है, उस सिलसिले में भी उनको एक बड़े तगड़े जवाब की ज़रूरत थी जो कि उन्होंने दिया। और वैसे मैं समझता हूँ कि इस सारे सिनेरियो में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं एक बड़ा वाइजली रोल प्ले कर रहे हैं और बड़ी मेच्योर सियासत कर रहे हैं जो कि उनसे उम्मीद ना थी, लेकिन बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं। और देखें जी, इंडिया में जाकर और इंडिया को ऐसे धमकाना, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है और पाकिस्तान को यही ज़ेब देता है। सर, हमने सोचा था कि दोनों कंट्रीज़ के सियासतदान मिलेंगे तो शायद ट्रेड पर बात हो, करंट इश्यूज़ पर बात हो, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाकर जिस तरह की वहाँ पर बातें करके आए, उन्हें बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप बेशक उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको उनका स्टांस बेहतर लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर उन्हें क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन देखें बात यह है कि ऐसा होना तो ज़रूर चाहिए जैसे आप बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज से पहले जितने भी गए हैं और आज तक कभी कोई पॉजिटिव जो इससे रिज़ल्ट अभी आज तक नहीं आया, क्योंकि इंडिया ये चाहता ही नहीं है कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान के साथ ऑन टेबल बैठे और हमारी कोई ट्रेड या किसी दूसरे मामले में बात हो। और ये इस दौर में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि इसमें कोई हल निकलेगा। तो लिहाजा जो वक्त की डिमांड थी वो यही थी कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारी बहैसियत कौम और बहैसियत हमारी जो फ़ौज है वो हर टाइम तैयार है इस मामले में कि वो हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दें। और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इसको जवाब दिया है उनको ऐसे ही देना चाहिए था और हम उनके साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं, हम उनके भी शाना बशाना खड़े हैं, अपनी फ़ौज के भी शाना बशाना खड़े हैं। सर, G20 इजलास की इधर बात हो रही है जिसकी वजह से दोनों के दरमियान जो है वो माहौल काफ़ी गर्म हो गया। उन्होंने तो ये कहा कि पाकिस्तान ना तो G20 का मेंबर है और ना ही पाकिस्तान का कश्मीर के साथ कोई लेना देना है, तो पाकिस्तान को तो इस मुद्दे पर बात करना बनता ही नहीं है। देखें, इस बारे में इतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान उस G20 का हिस्सा है या नहीं है, या उसमें बनता है या नहीं बनता। बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को
बैकफुट पर रखते हैं और पाकिस्तान को जिस तरह वो डिग्रेड करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चूड़ियाँ तो पहनी नहीं हुई कि हम चूड़ियाँ पहन के बैठे हों, हम कहें कि हमें जो है आप डराओ भी धमकाओ भी, कश्मीर भी हमसे ले जाओ और हम यहाँ पे जो है चूड़ियाँ पहन के बैठे रहें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह चूड़ियाँ नहीं पहनी। हम लोग माओ के सपूत हैं, उन माओ के सपूत हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान को छीन लिया था। ठीक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम इस पोजीशन में आएंगे, इंशाल्लाह जल्द आएंगे। हम कश्मीर को भी इनके मुंह से निकाल के बाहर लेकर आएंगे और कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। तो सर 75 सालों में फिर हम कश्मीर के लिए कुछ क्यों नहीं कर सके? हम देखें, ये एक लॉन्ग डिबेट है, इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। अगर आप कहें कि हम सड़कों में इस बारे में बात करें कि हम कश्मीर आज तक क्यों नहीं ले पाए या कश्मीर क्यों चला गया, तो ये सड़कों पे बात नहीं हो सकती। इसकी ये एक लॉन्ग डिबेट है, इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। बट द थिंग इज़ कि हम अपने साथ खुद फेयर नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो इदारों के जो लोग हैं, हम बेसिकली अपने साथ ही फेयर नहीं है। जिस दिन हम अपने साथ फेयर हो गए, जिस दिन हमने ये ठान ली कि हमने कश्मीर लेना है, हम कश्मीर के यहाँ फ़लस्तीन भी ले आएंगे, हम फ़लस्तीन भी ले आएंगे। लेकिन बात ये है कि हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि यार हमें जागने की ज़रूरत है और हमें एक अच्छी क़यादत की ज़रूरत है जो कि आजकल के दौर से हट कर क़यादत हो, जिसके कौल और फ़ेल में तज़ाद ना हो। जो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा तो लगाए और वहाँ जाकर जो है आपके सामने जो ऊँट पटांग हरकतें करता है वो ना करे। जो वाकई इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा लगाए और जाके कुफार की आंखों में आंखें डालकर देखे। सर मेरी बात सुने, इंडिया में आज तक कुर्बानी के लिए तैयार मेरी बात सुने, इंडिया में आज तक जब भी कुछ हुआ, इंडिया ने उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला। पाकिस्तान में कुछ होता है, हम उसका मलबा इंडिया पर डालते हैं। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में जाकर इंडिया को धमकी लगा कर आए हैं। अगर कल को इंडिया में कोई हादसा पेश आता है, वो तो साफ साफ कहेंगे कि ये पाकिस्तान का किया धर है। उन्होंने पहले कभी कौन सी कसर छोड़ी है? पहले इंडिया में जब भी कुछ हुआ है तो उन्होंने कौन सा कभी कसर छोड़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान को उसका ब्लेम ना दिया? उन्होंने हमेशा तो पाकिस्तान को ब्लेम दिया है, वो देते आए हैं और उन्होंने आते देते रहना है। हमें इस चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही हमें इस चीज़ की परेशानी है। मैं समझता हूँ कि इंडिया एक ढीठ हड्डी है जिसको हमारे पॉजिटिव, हमने उसको छोड़ दिया, अभिनंदन को छोड़ दिया। क्या फ़र्क पड़ा उससे? क्या उन्होंने उसका हमें पॉजिटिव जो उन्होंने रोल बैक प्ले किया? कोई भी नहीं किया, तो इन्होंने आगे भी नहीं करना। अब बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ गया, इन्होंने कहा जी हमने तो आपको बुलाया नहीं है, आप अनइनवाइटेड आ गए हैं। अब वो वहाँ गया, वहाँ जाकर जलील होकर आता, फिर भी हमने इतराज़ करना था। तो अच्छा नहीं, आंखों में आंखें डाल के उसने बताया कि मैं शहीद का पोता हूँ, नवासा हूँ, शहीद का बेटा हूँ। उसने बताया कि हम हमारी धरती शहीदों की है, हम शहीद होने के लिए हर टाइम तैयार हैं। आओ मैदान सजा है, ये मैदान है, आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे लड़ने के लिए तैयार हैं, हम शहादत के लिए तैयार हैं। तुम कश्मीर की बात करते हो, फ़लस्तीन भी खींचेंगे। वक्त का इंतज़ार करो, इंशाल्लाह वक्त आएगा कि हम कश्मीर के साथ फ़लस्तीन भी लेकर आएंगे। सर आपका नाम? हैदर, आपको पता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर गए थे और वहाँ जाकर वो इंडिया में कश्मीर में होने वाले G20 इजलास पर धमका कर आगे हैं कि वक्त आने पर पाकिस्तान इंडिया को ऐसा जवाब देगा कि इंडिया याद रखेगा। क्या कहेंगे, क्या ठीक किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने? ये सिर्फ बयानात की हद तक ही है, हकीकत से इसको कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया जो है आपको पता है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, उनकी माइशत भी ऊपर जा रही है, वो अपनी बात मनवा लेते हैं। उनके साथ बहुत सारी कंट्रीज स्टैंड कर रही हैं क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। तो आपकी वैल्यू कोई नहीं है, आपकी अपने मुल्क के अंदर वैल्यू नहीं है। जिसकी इज़्ज़त होती है ना अपने घर में, वो जाकर बाहर जाकर बात करता है, उसकी बात को माना जाता है। उनको पता है ये भिखारी आए हैं जो जितना मर्जी बोल लें, लेकिन जवाब दिया अच्छी बात है, जवाब देना चाहिए, लेकिन हर जगह पे देना चाहिए। सिर्फ बयान की हद तक नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं, उनका साथ मईशत का मुकाबला करें, ये जवाब होगा। उनके मुकाबले में आए ना, इस चीज़ से हम पीछे हैं। बस बयान आते हैं, लोगों को पता है ना आगे इनके साथ क्या होने जा रहा है। इलेक्शन आ रहे हैं, ये सिर्फ चूरन बेचने गया है। देखें जी, मैं वहाँ जाके बोल के आया हूँ, तो देखें हम कितने मुहब्बत वतन है। तो ये सिर्फ बयानात की हद तक है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनके इंडिया विजिट को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील करवा के वापस आ गया। देखो खान साहब का कल बयान भी आया था, उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर उसको कहा कि आपके अंदर तहजीब ही नहीं है। एक मेहमान आया तो इस तरह आपने उसको मतलब जलील किया है, तो आपने अपना चेहरा दिखाया। तकब्बुर है ना, मार्केट बड़ी है, ग्रो कर रही है, तो इसलिए तकब्बुर आ गया और तकब्बुर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इंशाल्लाह खान साहब की हुकूमत आएगी, मस्बत जवाब मिलेगा इंशाल्लाह इनको। चलिए मानते हैं कि अगर इंडिया तकब्बुर में आकर इस तरह की बातें कर रहा है, तो आपको नहीं लगता हमें इकॉनमी का मुकाबला इकॉनमी के साथ करना चाहिए बजाय इसके कि हम इस तरह की बयानबाजियाँ दें? मैं तो यही पहले कह चुका हूँ
मुकाबला करना इकॉनमी के साथ करें, मईशत के साथ करें, अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं, लेकिन उधर तवज्जो कोई नहीं है। उधर जाके बयानात कुछ और है, मुल्क के अंदर कुछ और है, सबके सामने ही आपको। अब आप देखें कि इंडिया में कुछ हो तो उसका मलबा हम वो पाकिस्तान पर डालते हैं, पाकिस्तान में कुछ हो तो उसका मलबा हम इंडिया पे डालते हैं। अब जब हम इंडिया में जाकर इंडिया को इस तरह से धमका कर आए हैं, अल्लाह ना करे G20 इजलास के दौरान कुछ हो जाता है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार तो पाकिस्तान को ठहराया जाएगा। बिल्कुल ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था, बड़ा गैर जिम्मेदाराना जवाब है। कोई और जवाब होना चाहिए था, ये नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब गैर जिम्मेदारी। पता नहीं ना है, ये पर्ची पे बने हुए लीडर हैं, पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, जवाब कुछ और होते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। चलिए, अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ कह भी दिया था तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर बार ईंट का जवाब पत्थर से ही दें। अगर इसी तरह की बयानातबाजी होती रही दोनों जानिब से तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। वो पहले भी कभी नहीं रहे हैं, हमेशा से ऐसे ही है। और ये मैं आपको बताऊं, जो मेन पावर में बैठे हैं वो कभी चाहेंगे भी नहीं कि ये मामलात किसी बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि आपको पता है जब बजट लेना होता है फिर उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ना उधर की आर्मी चाहती ना इधर की आर्मी चाहती। मैं सीधी बात कर दूँ, चाहे मुझे को उठा के लेके जाए, लेकिन हकीकत यही है कश्मीर के ऊपर जो सब कुछ हो रहा है, दुकानें चली हुई है ना, दुकानदारी चली हुई है, लोग खा रहे हैं, मौजे मार रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। देखिए, हमेशा मुज़ाकरात की जो मुज़ाकरात होते हैं ना वही मस्बत जानब लेके जाते हैं। जंगे हल नहीं है, मुज़ाकरात हल होते हैं। आप जितनी भी वॉर हुई हैं लास्ट में टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात हुए हैं ना, बातचीत से सारे मसले हल होने हैं। ये जंगे हल नहीं होती, जंग छिड़ती है तो फिर आपको पता तबाही की तरफ जाता है सब कुछ। अब आप देखें, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर धमकी देकर आए हैं, आपको लगता है कि इंडिया उससे डरेगा या G20 का इजलास जो है वो उसकी कुछ मीटिंग कश्मीर में नहीं करेगा? ये तो इंडिया ने जो करना वो कर लेगा, आपको भी पता ही है। वो डरते नहीं है क्योंकि दुनिया उनके साथ खड़ी हुई है। जब मेन पावर है वो बैक करती हैं, आपको तो कोई पूछता कोई नहीं है। यही बात है ना कि पाकिस्तान को कोई सीरियस ही नहीं लेता, ना हमारी स्टेटमेंट को ना हमारी धमकी को सीरियस लेता है, क्योंकि हमने जो है कोई अपनी वर्थ ही नहीं बनाई हुई। तो मेरा ख्याल है जब हमारी वर्थ ही नहीं है तो हमारी फिर इस तरह के बयानात की भी कोई वर्थ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आपकी अपनी बात उनकी सुनी जाती है जो गैरतमंद कौमें होती हैं, जो अपने पाँव में खड़ी होती हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। जो कशकोल लेकर दुनिया में फिरते हैं, बेकारियों की कोई औकात नहीं होती। अच्छा, हम जब भी किसी इंटरनेशनल फॉर्म पर जाते हैं हम वहाँ से एक ही बात करते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जबकि और बहुत सारे इश्यूज़ हैं बात करने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे करंट क्राइसिस चल रहे हैं, हम उन पर बात क्यों नहीं करते? हमारे पास बहुत अच्छा चांस था कि हम वहाँ जाकर अपने डिफरेंट इश्यूज़ पर बात करते, लेकिन हमने नहीं की। मेन आपको पता है ना, सबसे बड़ा जो चूरन है वो कश्मीर का है, जिसके नाम पे लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया। पिछले 75 साल से बनाया गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये शुरू से मैं कश्मीरियों के साथ रह के आया हूँ 2 साल दुबई के अंदर। वो नफरत की नज़र से देखते हैं, वो कहते हैं आपने लोगों ने हमें दुकानदारी बनाया हुआ है, उधर से वो मारते इधर से आप मारते हो। वो इतनी नफरत करते हैं, वो मतलब कि इतनी, वो कहते हैं आप पाकिस्तानी 2 नंबर दोगले इंसान हैं, कोई आप हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ चूरन बेचते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब वो कश्मीर डे आता है झंडियाँ लेकर बाहर निकल आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी क्या पाकिस्तान G20 इजलास को जो कि जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है उसको रोकने की काबिलियत रखता है या हम उसको रोक सकते हैं? नहीं रखता। लीडर ही कोई नहीं है। बताएं कौन लीडर है, कौन इस पे आवाज़ उठाएगा? जिनकी अपने घर में नहीं सुनी जा रही वो कौन, कुछ भी नहीं होना। उन्होंने जो करना वो कर जाएंगे, उस पर भी बस प्रोग्राम ही होंगे, फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं होना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया जाकर इंडिया को इस तरह से धमका कर नहीं आना चाहिए था।